अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बात यह है कि साथ में हूँ शफक शहजाद। नाजरीन, वतन अजीज़ में एक मरतबा फिर सियासी पिंडाल सजाया जा रहा है। उन मछलियों की मांग में फिर इजाफा नजर आ रहा है जो सिर्फ इक़्तिदार के तालाब में ही रहती चली आई हैं। एक तरफ मोहरे और क़यादे पोजीशनें बदल रही हैं तो दूसरी तरफ माजी में शहमात देने वाले खुद शहमात का खौफ दिल में लिए बैठे हाथ पांव मारते नजर आ रहे हैं। अवाम को घेरने का जाल तो वही है, मगर शायद शिकारी अब बदल चुका है और इस सारे अमल में चस्प जुबानी, सियासी वादे और ढकोसले सिर्फ मैंडेट हथियाने और अवाम को मजीद चूना लगाने के हरबे के तौर पर इस्तेमाल होते रहेंगे। तो नाज़रीन, आज की बात कुछ यूँ है कि खिलाड़ियों को बल्ला मिल गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल हो चुका है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिशें खत्म कर दी हैं, तो दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी नजरबंद हैं। और बात रही लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। अब इसमें सवाल यह है कि बल्ला तो मिल गया, लेकिन क्या पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल पाएगी? फिर दूसरी जानिब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात करीब हैं, सियासी जोड़ तोड़ जारी है, धरे बंदियां अरूज पर हैं। जेयूआई पे पीपल्स पार्टी के पंजाब में सीट एडजस्टमेंट मुतवक्की है, टिकट किसको देंगे? लीगी क़यादत के मेल मशवरे जारी हैं और हमजा शहबाज का मियां नवाज शरीफ से शिकवा है। सवाल यह कि सियासी जमातें आम कारकुनों को नज़रअंदाज करके रिश्तेदारों और ताल्लुकदारों को क्यों नवाजते हैं। फिर प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। साबका दर्जनों अरकान पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 के दंगल से बाहर हैं और सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरों का राज है। अब सवाल यह है कि आम इंतखाबात के हवाले से गुमराह कुन और बेबुनियाद खबरें कौन और क्यों फैला रहा है। इसी पर अपने तज्जियाकारों की राय जान लेते हैं। पैनल पे हमें ज्वाइन के रिजवान रजी साहब ने, सलमान आबिद साहब ने, मोहम्मद आदिल साहब और नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करते हैं नासिर बेग चुगताई साहब से। चुगताई साहब, सबसे पहले तो आज के दिन की जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ दे दिया है। बल्ले का निशान जो है वो वक्ती तौर पर यूं कह लिया जाए कि वो वापस मिल गया पीटीआई को। अब सवाल इसमें यह है कि ये वक्ती रिलीफ होगा या ये हकीकी रिलीफ भी हो सकता है? जब पहले तो मैं आपका इंट्रो सुनकर डर गया, इतना तल्ख और कटीला था कि मजा आ गया मुझे। शिकारी और चूना और जाल वगैरह वगैरह। सियासत है, सियासत इस तरह होती है जिस तरह हमारे यहाँ चलती है और दुनिया के दूसरे मुल्कों में चलती है। और वहाँ भी यही होता है, अदालतें होती हैं, अदालती निज़ाम होता है, इलेक्शन कमीशन होता है। बाज़ जगह इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमसे भी स्ट्रॉन्ग है। वो हिंदुस्तान का अगर मैं मिसाल दूँ तो मेरे दोस्त एग्री करेंगे कि वहाँ आप ये हरकतें नहीं कर सकते कि आप कोर्ट में चले जाएं। वो आपको खुद पकड़ लेंगे, वो आपको, इतना स्ट्रॉन्ग है वो। तो अब ये जो बल्ला मिला, बल्ला इनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बल्ला इनको बार बार मिलना चाहिए। और बल्ले से किसी को पीट भी सकते हैं, कोई इनको छीन के उसको इनको पीट सकता है वो। लेकिन ये कि पेशावर हाई कोर्ट जाना, मैंने कल भी कहा था, लिखा था, आज सुबह मॉर्निंग शोज में था मैं, तो मैं कह रहा था बड़ा मज़े का फैसला है ये। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर पेशावर हाई कोर्ट जाना, और 2 दिन इस पर डिबेट हुई इनके यहाँ, 2 दिन तक, कि कहाँ जाएं हम। शायद अगर इसको हम यूं कह लें कि ये बिल्कुल वैसी है जैसे नून लीग को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी उम्मीदें थी ना, तो अब ये बिल्कुल इसी तरह पीटीआई हर चीज़ के लिए पेशावर हाई कोर्ट का रुख कर रही है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। देखिए, अच्छा। ये अदालत के लिए वो मसला हो जाएगा, मेरे लिए, आपके लिए मसला हो जाएगा। उनको अच्छा लगा कि वो लाहौर पेशावर हाई कोर्ट जाए और वहाँ से फैसला लें, और वो फैसला ले आए। लेकिन अब ये कहना कि ये मुस्तकिल फैसला है, शायद मैं इससे एग्री ना कर पाऊँ। अगरचे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि तो आपने फैसला कर दिया मुकदमे का, मुकम्मल दरख्वास्त निपटा दिया आपने उनको ये वापस करके। तो उन्होंने ज़ाहिर है, जज साहब सिंगल बेंच थी, उन्होंने जवाब वगैरह दिए। लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन या हुकूमत या कोई भी अपील में चला जाए, ये भी हो सकता है। ये भी होते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील हो जाए, ये भी मुमकिन है। तो अभी मेरा ख्याल है कि यकीनी तौर पर आप बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप। खबरें भी इस किस्म की आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन अब अपील में ही जाएगा। जी, तो अपील में जा सकते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील भी हो सकती है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ही, अगर वो अच्छी लगती है लोगों को तो वहीं कर लें, या फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तो रास्ते हैं। लेकिन ये क्यों यार, ठीक है, बदला दे दें आप। उनके कितने हजार उम्मीदवार उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइल जमा कराएं। इवन प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रही थी, इसके अलावा और क्या होगी इवन प्लेइंग फील्ड, कि आपके उम्मीदवारों की तादाद सबसे ज़्यादा है,
आपने एक उम्मीदवार के साथ 5 कवरिंग उम्मीदवार लगाए, तो और क्या मिलेगी? देखिए, सिंध में आपका वजूद नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। बलूचिस्तान में नहीं है आपका वजूद, टू बी वेरी फ्रैंक। केपी में वहाँ आपने फाइल किया है, पंजाब में वहाँ आपने फाइल किया है। बैटल ग्राउंड जहाँ है वहाँ आपने फाइल किया, जहाँ आपका बैटल ग्राउंड नहीं बनता, जहाँ आपका हथियार भी नहीं है, वजूद भी नहीं है, वहाँ आप नहीं आ पाए, ना आएंगे आप। तो मेरा ख्याल ये है कि अच्छे इंतखाबात होने चाहिए, मुनासिब इंतखाबात होने चाहिए, कम से कम ऐसे इंतखाबात तो हों कि जिसको रिजवान रज़ी साहब और सलमान और आदिल साहब तस्लीम कर सकें, मैं भी तस्लीम कर सकूं, और रिजवान रज़ी ये ना कहें कि स्टॉक कितना गिर गया, स्टॉक 2500 गिरा है आज, और किस वजह से गिरा है पूछिए रिजवान साहब से, रिजवान साहब पता होगा बेहतर। ठीक है, फिर रजीज साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं इसी पर। रजीज साहब, इसे पूछिए स्टॉक क्यों गिरा है। जी जी, रजीज साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पीटीआई वाले तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, वो सारे कह रहे हैं कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ जितनी भी साजिशें थी उनको ख़त्म कर दिया है। और फिर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी यही कहा गया, उन्होंने कहा कि साफ नज़र आ रहा है कि एक सियासी जमात को किस तरह इलेक्शन से रोका जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, कोई नहीं रोक रहा, शोर मचाया जा रहा है और ये एक्सरसाइज की जा रही है, ये शोर मचा के झूठी खबरें फैला के कि 8 फरवरी के इलेक्शन को किस तरह कंट्रोवर्शियल बनाना है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, और वो रोजाना वो उठ के एक जाली खबर फैलाते हैं, उस खबर को शेयर करते हैं, शाम तक वो खबर झूठी साबित हो चुकी होती है, लेकिन अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर जाती है, क्योंकि शाम के 7 बजे के प्रोग्राम के अंदर वही खबर मौजूद गुफ्तगू होती है जो कि दोपहर 1 बजे गलत साबित हो चुकी होती है। तो वो अपनी एक्सरसाइज के अंदर कामयाब जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पीटीआई का ये फैसला कि वो इलेक्शन जो है वो चमकनी पेशावर के अंदर मुनक्कद करेगी, उसके पीछे उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, क्योंकि अगर वहां पे इंतखाबात हुए थे तो उन्होंने चैलेंज भी फिर पेशावर हाई कोर्ट में ही होना था, या अपील भी उनके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में ही जानी थी। और पेशावर हाई कोर्ट की कंपोजिशन ये है कि पहले ये जो थे ये वहां पे नहीं जाया करते थे। पहले इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी किसी जमाने में अच्छा लगता था पीटीआई को, फिर लाहौर हाई कोर्ट भी अच्छा लगता था, और लाहौर हाई कोर्ट में तो आज भी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मोहब्बत के जमजमे बह रहे हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पीटीआई को रिलीफ देने के लिए, मैं कहूंगा कि अपनी सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो जजेस की कैंसिल कर दी। तमाम जजेस अवेलेबल हैं जी इंसाफ देने के लिए। अच्छा, लेकिन वो उस जुरिस्डिक्शन में किया ही इसलिए इनकाद गया था उन इलेक्शन का, ताकि पेशावर हाई कोर्ट में जहां पे के पहले चीफ जस्टिस के रिटायर होने का इंतजार किया गया, हालांकि केपी का कोटा था और उनको एलिवेट किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया गया। फिर जब जस्टिस हिलाली साहिबा जो है, मुसरत हिलाली साहिबा चीफ जस्टिस बनी, एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो उनको इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया, उनको एक्टिंग ही रखा गया और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर दिया गया। बुनियादी तौर पे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को लाना था, और ये प्लानिंग थी जनाब उमरता बंदयाल साहब की, वो कामयाब हुई, एंड दैट प्लानिंग इज डिलीवरिंग, कि वहां से थोक के हिसाब से रिलीफ मिल रहा है। आप अंदाजा फरमाइए कि आज ही वो दरखास्त फाइल होती है, आज ही उसके ऊपर नंबर लगता है, आज ही उसके लिए बेंच एलोकेट होता है, आज ही उसकी समाअत होती है, और आज ही फाइनल रिलीफ दे दिया जाता है। और जज साहब जो हैं वो इस अमर का एहतमाम भी नहीं करते कि मुद्दा अलैहान को नोटिस करते। लॉ ऑफिसर जो अदालत की असिस्टेंस के लिए अमूमी अदालत में मौजूद होता है, उसको ही 5-10 मिनट के लिए सुनने का तकल्लुफ करके फाइनल रिलीफ दे दिया जाता है। और साथ में क्या किया जाता है कि इसके खिलाफ जो है वो अपील ना जा सके, उसको पेंडिंग कर लिया जाता है। ये वाला तरीका वारदात उन तमाम जजेस का है जिनको हम पीटीआई को रिलीफ देते हुए देखते हैं कि वो फाइनल ऑर्डर देने से एतराज करते हैं। 2003 के अंदर उमर अता बंदयाल साहब ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का ऑर्डर जो था वो सस्पेंड किया था, और वहां पे एक जर्नैल को मुसल्लत किया था। माशाल्लाह 2023 के अंदर रिटायर होकर घर चले गए। उन्होंने अपना वो लाहौर हाई कोर्ट वाली जजमेंट आज तक नहीं लिखी। और जब हम लोग आप पीटते हैं कि भाई ये बेड़ा गर्क हो गया खेलों का, ये कख नहीं रहा, तो कोई नया बंदा लेके आए। और मासूफ जिस जर्नैल को उन्होंने मुसल्लत किया था वो अमेरिकी शहरियत लेके अमेरिका में बैठा हुआ है, लेकिन इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। पहली तो बात यह है कि उनकी पॉलिसी और स्ट्रेटजी बिल्कुल कामयाब जा रही है। अब इसके दो पहलू हैं।
जब एक दरखास्त के, मैंने माहिरीन से बात की है, जब एक दरखास्त के अंदर अदालत फाइनल दे देती है ना, जिसे कहना चाहिए रिलीफ, तो फिर उसके बाद अपील वाजिब हो जाती है, क्वालिफाई कर जाता है पिटिशनर। मेरे साथ दोस्त बैठे हुए थे, उनकी अकबर एस बाबर से बात हुई है, उन्होंने कहा है जी कि वो इस को चैलेंज करने जा रहे हैं, वो अपने वकील से मशवरा कर रहे हैं, लेकिन वो चैलेंज करेंगे। अब मेरा ख्याल ये है कि जज साहब हेस्ट में एक्ट कर गए। अगर ये मुतलका फरीकैन को बुला के सुन लेते और उसमें कोई हफ्ता 10 दिन लग जाते, और उस हफ्ता 10 दिन लगने के बाद पीटीआई के या इस फैसले को चैलेंज में करने वालों के पास वक्त ना बचता और पीटीआई को ये फाइनल रिलीफ मिल जाता। लेकिन अब जो उन्होंने बड़ी हेस्ट के अंदर फैसला दे दिया है, हाँ। तो इसका मतलब है कि अब उन्होंने मुखालिफिन को ये मौका फराहम कर दिया है कि वो अपीलेट फोरम के ऊपर जाके इसके खिलाफ अपील कर सकते। ऐसा ये बहुत सारे सवालात इस पर खड़े हो रहे हैं। इस पर रईस साहब आपका पॉइंट आ गया, सलमान आबिद साहब की पॉइंट ले लेते हैं इस पे। जी ठीक है, एक फिक्रा जल्दी ले से। लीजिएगा, एक फिक्रा मुझे खत्म कर लेने दीजिएगा। जी 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 जी। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह बल्ले के साथ साथ बॉल भी दे दिया जाएगा इनको कि जाइए, आपकी गेम अधूरी थी, आप पूरी की पूरी खेलिए। बल्कि आजकल तो एम्पायर जो होते हैं वो दोनों का अपना अपना बॉल होता है, तो 2 बॉल दिए जाएंगे साथ में। तो इसलिए बल्ला पीटीआई से नहीं छीन रहा, सुप्रीम कोर्ट जाके भी और अपील में जाके। ठीक है, मतलब बैटिंग का मौका भी मिल रहा है, बॉलिंग का मौका भी मिल रहा है। सलमान साहब क्या कहेंगे आप? रईस साहब से मुत्तफिक हैं आप? वो कह रहे हैं कि जी बल्ला तो मिलेगा, साथ बॉल भी मिल जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये फैसला हतमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से ही हतमी फैसला जो आएगा उसी पे फिर मनवन अमल भी होगा। लेकिन मसला ये है, आप पेशावर हाई कोर्ट चले जाएं, आप लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, आप सिंध हाई कोर्ट में चले जाएं, जहां से भी पीटीआई को रिलीफ मिलेगा तो इसका मतलब है कि ये जुडिशरी लाडले की है। और उससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ जो जुडिशरी कर रही है वो लाडलापन नहीं है, वो तो कानून की बालादस्ती का मसला है, आइन की बालादस्ती का मसला है, इंसाफ की बालादस्ती का मसला है। अगर नवाज शरीफ साहब के लिए स्पीडी ट्रायल हो और वो बायोमेट्रिक मशीन लेके एयरपोर्ट पहुंच जाए तो वहां हमें कोई इतराज नहीं होता। हमें इतराज ये होता है कि जनाब भी पेशावर हाई कोर्ट इतने जल्दी फैसले क्यों सुना। चंद दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस पर भी एतराज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गई है, या सुप्रीम कोर्ट में भी लाडलापन चल रहा है। जहां से भी फैसला आएगा पीटीआई के हक में, ये लाडलेपन का खिताब तो जो है वो हमें सुनना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर किसी पीटीआई के मुकाबले में पीएमएलएन को रिलीफ मिलेगा तो पीटीआई के लोग कहेंगे कि जनाब देखिए नवाज शरीफ साहब के साथ लाडलापन हो रहा है। क्योंकि हमारा एक तमाशा बन चुका है कि फैसले हमारे हक में होंगे तो अदलिया आजाद होती है, फैसले हमारे खिलाफ होंगे, हमारी मर्जी के खिलाफ होंगे, हमारी मंशा के खिलाफ होंगे तो अदलिया जो है वो लाडलेपन का सलूक करती है। इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो लेट्स सी अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसला ये एक हतमी फैसला समझा जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ये लगता तो पहले भी था कि मैं पहले भी कह रहा था कि लगता यही है कि जो बल्ले का निशान है वो मिल जाएगा, क्योंकि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलेगा पीटीआई को तो ये पूरा इंतखाबी निज़ाम जो है वो जो पहले से ही मुतनाज़ा बना हुआ है वो मजीद मुतनाज़ा बन जाएगा। अब आपने अपने इंट्रो में कहा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, क्योंकि रिजवान रज़ी साहब को तो लगता यह है कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में बिल्कुल पुरअमन तरीके से और शफाफ तरीके इंतखाबात हो रहे हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनको जरा देखने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है। अब जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब का ही मामला ले लें, सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में उनकी जमानत दी, आज उनको 2 हफ्ते के लिए फिर नजरबंद कर दिया गया। फिर आज जो पीटीआई के तजवीज कुनंदा और तायद कुनंदा मुख्तलिफ जगहों पे गए वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं ये बात रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि वो गिरफ्तार हुए हैं इस वक्त, ठीक है ना, पुलिस कस्टडी में है। और हर जगह पे जहां वो जाते हैं वहां पुलिस खड़ी होती है और लोगों को हरासा करती है और गिरफ्तार करती है। इसीलिए आज भी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये अपील की गई है कि जनाब आपने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी उस पर मनवन अमल नहीं हो रहा। और मैं रिजवान रज़ी साहब के लिए कहना चाहता हूँ, कल पंजाब के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने एक मरासला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा है, वो पढ़ लें। उसमें उन्होंने कहा है कि हमें आजादाना बुनियादों पर यहाँ काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। पुलिस हमारे निजाम में बार बार मुदाखलत कर रही है जिससे आरोज को काम करने में मुश्किलात है और उन पे बहुत दबाव है। या मिसाल के तौर पे जो जरताज गुल साहिबा का मामला डीजी खां का, वहां जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर थे, जो अपने रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि मुझ पे बड़ा दबाव है, मैं आपके कागजात वसूल को मंजूर नहीं कर सकता।
ये सब रिकॉर्ड की चीजें हैं। अगर हमें एक नई नजर आ रही है तो एक अलग बहस है, हम समझ सकते हैं कि ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अब जो इस वक्त खेल हो रहा है, अब देखिए गेंद तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे जा रही है, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला हो, चाहे वो बल्ले का निशान का मसला हो। अब आप देखिए, कल हमने कहा था कि जनाब आहत चीमा साहब का मामला और वो जो एक और साहब थे उनको जनाब आईजी इस्लामाबाद, कल उनका कहा गया कि जनाब उनको उनके ओहदों से हटा दिया जाए। लेकिन आज हमने वो खबरें मना भी कर पढ़ी दिया गया कि इससे जनाब उनको खारिज कर दिया गया है। आज वफाकी हुकूमत ने बाकायदा कहा है कि नहीं जी वो स्टे करेंगे इलेक्शन कमीशन फैसले को। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल, चाहते ऐसे हैं कि बहुत इसको सारे रिव्यू किया फैक्टर्स हैं और जाए इस पर फिर और बहुत ये सारे फैसले सवालात भी खड़े हो रहे हैं। ठीक है सलमान साहब, आपका पॉइंट आ गया। मोहम्मद आदिल साहब को भी अब शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनका पॉइंट भी जान लेते हैं इस सारी सिचुएशन पर कि वो क्या देख रहे हैं, इसको कैसे रीड कर रहे हैं। आदिल साहब, वक्त रिलीफ तो मिल गया है, बल्ले का निशान मिल गया पीटीआई को, और अब दूसरा मरहला लेवल प्लेइंग फील्ड का है कि वो क्या मिलेगी उनको या नहीं मिलेगी। और फिर ये जो नजरबंदी वाला मामला शाह महमूद कुरैशी का, इसको आप क्या देख रहे हैं कि इसके पीछे की असल वजह क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, एक चीज़ तो तयशुदा है कि पीटीआई जो है वो अपने कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है। वो अदालती कार्ड्स हों, वो जो अपना मजलूमियत का बयानिया हो, वो चाहे झूठा है चाहे सच्चा है, चाहे उसको सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, लेकिन वो अपने कार्ड्स को बहुत अच्छी तरह खेल रही है बाकी सियासी जमातों की निस्बत। और अपना जो उनका एक ट्रेंड रहा है माजी में भी कि वो अपने बयानिए को बड़े अच्छे तरीके तक से लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वक्त उनके दो बयानिए जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। एक तो जो उन्होंने अपनी मजलूमियत का तासुर जो है वो दिया, उसमें हो सकता है कि बहुत सारी जगह पे शिकायत है, या ये तो आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो कभी किसी जमात को किसी भी इलेक्शन में नहीं मिलती। अब जो शोर जिनको हमायत मिल रही है, हो सकता है जब इलेक्शन के नताइज हों तो वो उनका बयान ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो अदालती जो कार्ड है वो बहुत बेहतरीन, पहले उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपने सारे केसेस को लेके गए, फिर एक हद तक जैसे रजी साहब ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, फिर अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बयानिया बनाया कि उनके सारे फैसले जो वो पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं, और उन्होंने फिर अब पेशावर हाई कोर्ट का रुख कर लिया। तो मामला तो ये जब सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे तो वहां पर भी आइन और कानून को मद्देनजर रख के ही फैसला होना है। वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि माजी में जो है कोई चीज डिसाइड कर ली गई हो कि किसी को आउट करना है तो ब्लैक डिक्शनरी निकाल के तो फैसले कर लिए जाए। वहां पे भी जो जजेस बैठे हुए उनको अदालत का अपना क्रेडिबिलिटी का बहुत एहसास है। तो यकीनी तौर पर अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाएगा तो वहां से भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ ही मिलेगा, और यकीन मिलना भी चाहिए। जो बुनियादी हक है किसी भी पॉलिटिकल जमात का, वो उससे नहीं छीनना चाहिए। 175 पॉलिटिकल जमातें हैं, सबके इलेक्शन मासवाए जमात इस्लामी के इसी तरह सिलेक्शन की बुनियाद पर ही होते रहे हैं। गो के तहरीक इंसाफ का हर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो मतनाज़ा ही रहा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर मामला जाता है तो वो बेंच कौन सा सुनता है, जजेस जो उसमें होंगे वो किस तरह से इसको मामले को आगे लेके चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने एक फैसला सुनाया है वो इसको कैसे जस्टिफाई कर सकता है। आज तो इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं हुआ और जज साहब ने जो है वो कह दिया कि अब डिविजनल बेंच सुनेगा। अब एक तरफ तो जो हमारा इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कहा जाता है कि उसके इख्तियारात जो हैं वो हाई कोर्ट के बराबर हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट का एक फैसला, एक जज जो है उसका फैसला उठा के जो है वो फेंक देता है। तो हमारे तो इदारे हैं ही इतने कमज़ोर, जैसे जो है नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि किसी और मुल्क में या इंडिया की में अगर इस तरह होता, इलेक्शन कमीशन इतना कमज़ोर इदारा है कि वो अपनी तौहीन का मामला ही जो है अभी तक लेके बैठा है, उस पर कोई फैसला नहीं कर सका। तो ये मामला इसी तरह चलते जाएंगे, ऐसा ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। असल चीज यही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जब फिर देखा जाए कि क्या बनता है। लेकिन आदिल, ये जो नजरबंदी वाला मामला है शाह महमूद कुरैशी का, इसके पीछे क्या वजह समझ रहे हैं आप? देखिए, वो ये नज़रबंदी वाले वही मामलत हैं। वो चूंकि चेयरमैन कायम मुकाम वाइस चेयरमैन का ओहदा उनके पास है, तो अब देखते हैं कि वो लीडरशिप तो तहरीक इंसाफ की है ही नहीं जो इलेक्शन में किसी चीज़ को लीड कर सके। बेसिकली तहरीक जो शाह महमूद कुरैशी को नज़रबंद करने का मकसद तो ये है कि जो लीडरशिप का फुकदान हमें इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र आ रहा है, या हमने देखा कि मुख्तलिफ धड़ेबंदी हैं जिसकी वजह से वो जो एक वन मैन शो हो सकता है
जो एक डायरेक्शन दे सकता है, वो हुई जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, बेसिकली वही मसला है। शाह महमूद कुरैशी अगर जेल से बाहर होते तो यकीनी तौर पर पार्टी की कोई डायरेक्शन होती, लेकिन अभी जो वो डिवीजन है वो उसी तरह रहेगी और लगता है ऐसे ही है कि ये इसी तरह मामला चलता रहेगा। वो किसी ना किसी, उनके खिलाफ केसेस तो कोई नहीं है और जो केसेस हैं उसमें उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी हो भी चुकी है, लेकिन ये अब नज़रबंदी है। अब नज़रबंदी वाला मामला देखते हैं कि अदालत से उनको रिलीफ, वहाँ मुमकिन तौर पर उनको वहाँ से भी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो मसला यह है कि अदालतें रिलीफ देती रहती है, आगे अमल करने वाले जो है वो किस तरह से अमल करते हैं। और फिर आपने कहा कि शिकारी बदल गया, आपने इंट्रो में कहा था शिकारी नहीं बदला, शिकारी वही है, एक है, वो कभी एक का शिकार करता है, कभी दूसरे का शिकार करता है, वो लग भी नहीं रहा कि वो कभी बदलेगा। बहरहाल अपने प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे नून लीग के हवाले से कि वहाँ क्या चल रहा है पार्टी में। बादुल नजर में यूँ लग रहा है जैसे एक रिफ्ट है। हमजा ने शिकवा किया, वो क्या शिकवा था उस पर बात करेंगे, मगर अभी वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। बात करें नून लीग के हवाले से तो टिकटों की तकसीम जारी है एक जानिब, मगर दूसरे जानिब ताया के भतीजे से गिले शिकवे हैं, भतीजे के ताया से गिले शिकवे हैं। हमजा शहबाज की जानिब से इजलास में कहा गया कि मियाँ साहब पार्टी में काम करने वालों को ना भूलें। उन्होंने अपने जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके हवाले से बहुत सारे खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि पहले उनको टिकट्स मिलने चाहिए। इस हवाले से अपने तज्ज़ियाकारों की राय जान लेते हैं इस पर। सबसे पहले नासिर बेग चुगताई साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को कि मरियम और हमजा दोनों के जो नज़रियात हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने में आ रहा है और वही सारी चीज़ें पार्टी में एक रिफ्ट भी बनता दिखाई दे रहा है उसकी वजह से। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, बात पुरानी है, नई बात नहीं है कि ये इख्तलाफात थे, ये हैं और शायद आगे बढ़ भी जाएं, क्योंकि शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमजा शायद कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। हमजा सूबाई, मगर मुझे से दुरुस्त कर दीजिएगा कि हमजा लाहौर से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। हमजा उम्मीदवार हैं, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार नहीं है। और यही बहुत बड़ा फैसला है कि हमजा को लाहौर से बाहर भेज दिया गया, इस्लामाबाद जाओ। लेकिन नासिर साहब, मरियम दोनों की उम्मीदवार हैं, कौमी के साथ साथ सूबाई असम्बली के भी, और कई जगह से उम्मीदवार, एक जगह से नहीं कि 5 जगह से उम्मीदवार हैं वो, 3 सूबाई असम्बली की और 2 कौमी असम्बली की। तो जाहिर है हाई प्रोफाइल है मामला। अब जहाँ तक ये है, और दूसरा जो खवातीन की सीटें, मखसूस सीटें हैं, उन पर जो नॉमिनेशन हुए हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। मतलब जो जिसका जानने वाला है उसने उसको दे दिया है। अच्छा, यही मतलब मुस्लिम लीग का मसला मामला नहीं है, पीपल्स पार्टी का मामला भी यही है। मुझे हैरत होती है कि पीपल्स पार्टी की जिन खवातीन ने 1-1 लाख वोट हासिल किए आम इंतखाबात में, उनको मखसूस सीटों पर आपने डाल दिया और कुछ और को नॉमिनेट कर दिया। खैर, ये विदिन पार्टी है, लेकिन इसका असर मुस्लिम लीग के अंदर भी पड़ रहा है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी बातें हो रही। अब मेरा अपना ख्याल ये है कि ताया ये शिकवा कैसे दूर कर सकते हैं। टाइम तो ख़त्म हो गया, सूबाई असम्बली का टाइम भी ख़त्म हो गया, नुमाइंदगी उनको देने का वक्त भी ख़त्म हो गया। कहाँ लेके जाएंगे उनको? कारकुन सेनेटर तो नहीं बन सकता मुस्लिम लीग नून के अंदर। सेनेटर जो कारकुन बनाते हैं दूसरी पार्टी होती है, तो ये एक बड़ा गुंजलक मसला है, बहुत ज्यादा। अब ये कड़ा इम्तिहान है नवाज शरीफ के लिए, अगर इसे यूं कह लिया जाए। नवाज शरीफ साहब अब कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि वक्त गुजर गया और भतीजे ने देर लगा दी। हमेशा देर कर रहता हूँ मैं, कोई टिकट लेना हो, किसी सीट पर जाना हो। तो फिर इसको अगर हम यूं कह लें कि ये कोई सियासी स्टंट है? नहीं, मेरा ख्याल है भतीजा ऐसा है नहीं। अच्छा। कि सियासी स्टंट खेले। वो बेचारा शरीफ सा आदमी है, वो क्या करता है वो। ठीक है, रजी साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये कोई सियासी स्टंट है या ये वाकई जैसे नासिर साहब कह रहे हैं कि देर कर दी है? बात तो ठीक है, उनकी खदशात तहफ़्फ़ुज़ात ठीक है, लेकिन वो देर कर गए हैं ये सारे खदशात का इजहार करने में। मैं थोड़ा सा पिछले सेगमेंट के हवाले से ना 1-2 बातें जो है वो कर लूं। दरअसल हमारे जो है वो तरजीहात बहुत ज़ाती सी होती हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो पैमरा की वैन चली जाए एयरपोर्ट के ऊपर तो ये फेवर होती है, ये डील होती है। लेकिन अगर वही पैमरा की वैन, पैमरा कह रहा हूँ, नादरा की वैन जो है वो बायोमेट्रिक के लिए बनी गाला जाए और कई दफ़ा जाए
और लेकिन वो फिर डील वो कोई फेवर नहीं होती। मेरा मतलब है कि फिर जब हम ये बताते हैं कि नवाज शरीफ को फेवर हो गई है, तो फिर हम साथ में एक रटा रटाया सबक हमारे पास होता है कि नवाज शरीफ साहब ने सियासत हमेशा डील की है और ये डील करके वापस आए हैं और ये लाडलापन है। उस वक्त तो हम लाडलापन जो है वो बड़ा झूम झूम के कह रहे होते हैं, लेकिन जब कोई पेशावर हाईकोर्ट के बारे में हमें लाडला कहे तो फिर हमें बड़ा दर्द होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ना हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ही मांग रहे हैं ना हम, कि अगर वो उनके लिए फेवर थी तो ये इनके लिए फेवर थी, अगर वो आपने कहा था लाडलापन है तो ये भी लाडलापन है, या आप अपना वो वाला लाडलापन विड्रॉ कर लीजिए। हम तो इसको कह ही नहीं रहे, लाडलापन का लफ्ज तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया अपने कमेंट के अंदर, ये तो सलमान भाई ने कर दिया उसमें। दूसरी का बात ये है, इन्होंने कहा कि जो तजवीज कुनिंदा है वो पकड़े जा रहे हैं। माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से जो सिंगल जज ने ऑर्डर दिया था अतर मिनल्ला साहब ने, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर मफरूर जो है उसके कागजात नामजदगी दाखिल हो जाते हैं तो बेल उसका डिवाइन राइट बन जाती है। मुकदमे के अंदर कहीं पे ये बात डिस्कस ही नहीं हुई, ना आर्गुमेंट में आई, ना दिफा ने कही, लेकिन उन्होंने अपनी उन्होंने डेविएट किया ना रेस्ट ऑफ द बेंच से, उसके अंदर उन्होंने लिख दिया। अब मसला ये है कि चलिए कैंडिडेट तो होते हैं बेल के लिए क्वालिफाई, जो 9 मई के मफरूरीन हैं हम उनको गवाहों में डाल के या तजवीज कुनिंदा में डाल के उनके लिए भी बेल चाहते हैं, तो वो तो उनको तो पुलिस ने पकड़ना है 9 मई के मुल्ज़िमान के लिए तो माफी नहीं है। तो वो जब आते हैं तजवीज कुनिंदा के तौर पे उनको पुलिस पकड़ती है, बिल्कुल पकड़ती है, और वो एक रियासत की कमिटमेंट है, तो इसलिए उसको हम इस तरह पेश करेंगे कि ये भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये भी हरासा किया जा रहा है। अब आ जाइए इस तरफ, ये जो है अपना हमजा साहब जो हैं उन्होंने अपने आप को पिछले पंजाब के इलेक्शन के अंदर कैरी नहीं किया, अगरचे अदालतें हॉस्टाइल रवैया था और अदालत ने एहतमाम किया एजाजुल एहसन साहब की और उमर अता बंदयाल साहब की इमामत के अंदर कि वो वहां पे इंस्टॉल करें और बाकायदा पहरा दिया, निगरानी की। माशाल्लाह निगरानी का तो बहुत ही शौक है ना उनको, बचपन से निगरानी करते आ रहे हैं, तो निगरानी की कि जब तक हलफ ना उठा ले, रात को 12 बजे उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर हलफ दिलवाया, ठीक है। अब उसके अंदर हमजा साहब ने प्रॉपरली कैरी नहीं किया। ये पार्टी के अंदर जो है एक फीलिंग थी कि अब इन पंजाब के अंदर जो है वो हमजा साहब नहीं होंगे बल्कि फैमिली के बाहर से लेकिन रजी साहब बल्दियाती इंतखाबात भी तो जितवाए थे ना, हमजा ने तब लीड किया था और हमजा तो इंतखाबी सियासत के बड़े माहिर हैं। नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को टिप किया जा रहा है नेक्स्ट उसके हवाले से, इसीलिए इनको सूबाई असम्बली के नहीं किया गया। ये जो हमजा साहब का शिकवा मीडिया को लीक किया गया है, ये बुनियादी तौर पे उन कारकुनों की अश्कशुई है जिन कारकुनों का इससे कुछ नहीं आया। मसलन मैं आपको एक नाम बताता हूं, एक सेनेटर साहब हैं, खालिद भट्ट के क्या नाम है उनका, वो अमेरिका में होते हैं, वो कभी कभी पाकिस्तान में सेनेट के इजलास में शरीक होने के लिए तशरीफ लाते हैं। उनकी भतीजी को या भांजी को भी टिकट दे दिया रिजर्व सीटों के ऊपर, 24वां नंबर है उनका, मेरा ख्याल किरण भट्ट है या इस तरह का नाम है उनका, ये उन्होंने टिकट सिक्योर की है। यानी पहले वो सेनेट में नहीं आते थे, अब ये सूबाई असेंबली में नहीं आएगी। तो इस तरह तो टिकटों की बंदर बांट हुई है। अब इस बंदर बांट के नतीजे में पार्टी के अंदर जो हार्ट बर्निंग है और जो लोग यहाँ पे मार खा रहे थे, मरियम नवाज शरीफ के आगे पीछे, शुमाइला राणा जैसे जिनको धक्के पड़ रहे थे और जो जेल में जा रहे थे, अब उनकी कंसोलेशन के लिए भाई छाप तो निकल गया। ये शिकवा हमजा को तब करना चाहिए था जब लिस्ट फाइल नहीं हुई थी, ऐसा ये शिकवा पहले कर देना चाहिए था, बड़ी देर हो गई है। मोहम्मद आदिल साहब की राय भी जान देते हैं इस पर। आदिल साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस रिफ्ट को कि हमजा के जो शिकवे हैं, जितने भी ये गिले शिकवे हैं, ये ठीक हैं और क्या इनको पहले करना चाहिए था? अब तो बड़ी देर नहीं हो गई है। ये सियासी बयान से ज़्यादा कोई इसकी अहमियत नहीं है। फैसला वही होना है जो नवाज शरीफ ने करना है। वो तो उनके छोटे भाई भी अगर किसी चीज़ से इख्तलाफ करें तो वो भाई के आगे जो है उनकी भी नहीं चलेगी इस वक्त। चूँकि और दूसरी चीज़ ये है कि हमजा शहबाज को जिस टाइम पार्टी मुश्किल सूरत हाल में थी, यहाँ पे होना चाहिए था, वो इंग्लैंड जाके बैठ गए। उस तरह से उनका राब्ता जो है वो रहनुमाओं के साथ, कारकुनों के साथ नहीं है। जलसे आपने उनके देखे हैं, बड़े महदूद जलसे होते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून में कोई क्राउड पुलर है या आवाम जिसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, या वो मरियम नवाज़ हैं या नवाज शरीफ है, इवन शहबाज शरीफ भी जो है वो उस तरह से आवाम में उनकी पजीराई नहीं है।
वो अब तक सारा जो दोनों बाप बेटे जो है वो सारा उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो सारा नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है। तो वो जहाँ तक ये जो पुराने कारकुन है जो रहनुमा है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इसी तरह होता है। अब जो ख़वातीन की नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें उसमें भी वही मखसूस चेहरे हैं जो हैं। जब कल को अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी तो वही मखसूस चेहरे जो हर दफ़ा मिनिस्टर बनते हैं वही कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो ये पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो रवायती जमातें हैं और रवायती तरीके से चलती हैं। ये वक्ती तौर पर इनका बयानिया कुछ और होता है, इक़्तिदार पे आने के बाद इनका बयानिया बिल्कुल बदल जाएगा और ये बड़ा मुश्किल मरला है इस वक्त। और इस वक्त आप जब देखेंगे नॉमिनेशंस होंगी टिकटों की तो उस वक्त भी बहुत सारे इख्तलाफी जो हैं वो चीज़ें सामने आएंगी। बहुत सारे हलकों में कई उम्मीदवार जो है मुस्लिम लीग नून के जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो मुकाबले में खड़े होंगे। सियासी जमातें इसी तरह चल रही हैं, इसी तरह चलती रहेंगी। ठीक है, सियासी जमातें इसी तरह चल रही हैं और इसी तरह चलती रहेंगी। सलमान साहब, आप क्या रीड कर रहे हैं सारी सिचुएशन को? ये जो भतीजे ने शिकवे किए हैं ताया से, ये ठीक हैं लेकिन बड़ी देर कर दी, तो फिर ये इसका मतलब कोई एक स्टंट है, सियासी स्टंट किया है उन्होंने? देखिए, नासिर ताई साहब ने भी, आदिल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब सियासी जमातों में टिकटों की तकसीम होती है तो उसमें इख्तलाफात का सामने आना फितरी अमर होता है, क्योंकि हर एक को तो टिकट नहीं मिल सकती ना। इसलिए कुछ लोगों को टिकटें मिलती हैं वो मुतमईन हो जाते हैं, कुछ लोगों को टिकटें नहीं मिलती हैं वो गैर मुतमईन हो जाते हैं। और एक और बड़ा मसला हमारे यहाँ ये रहा है कि जो लोग भाग के अपना सोलो फ्लाइट के जरिए दूसरी जमातों को छोड़कर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनते हैं या पीटीआई का हिस्सा बनते हैं या पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते हैं, उनको टिकटें मिल जाती हैं। अब आप देखिए ना कितने लोग जो है पीएमएलएन को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टिकटें मिलेंगी। वो बगैर ज्वाइनिंग उनकी जो टिकटों के बगैर तो नहीं है, तो पुराने कारकुन तो नजरअंदाज होंगे, वो हर जमात में होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि हमजा शहबाज, ये जो भी खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त आई है पंजाब में, उसमें कोई 8-10 के करीब ये जो पिछली दफा एमपीए थी उनको टिकट नहीं दिए गए हैं। और हमजा शहबाज को बड़ा गिला है क्योंकि वो हमजा शहबाज के करीब पाई जाती थी, यानी उनके करीब थी और उनके बड़ी हमदर्द समझी जाती थी, उस ग्रुप का समझी जाती थी। हमजा शहबाज साहब को तो एक इस बात पे बड़ा अफसोस है। फिर खुद शहबाज शरीफ साहब को इस बात पे बड़ा दुख है कि आयशा गौस पाशा जो है, जो उनकी वजीर खजाना के उनकी मशीर खजाना भी रही, एडवाइजर रही खजाने की, पंजाब में भी रही, उनको भी टिकट जारी नहीं किया गया है। तो बहुत सी टिकटें जो है जिसमें मरियम साहिबा ने लीड है। और आप देखिए ना, वो अभी तक तो मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल बयान यही होगा कि पंजाब में हमने अभी वजीर आला का कोई फैसला नहीं किया। हाँ। लेकिन मैंने इसी प्रोग्राम में आपको ब्रेक किया था कि जो कैप्टन सद्दर साहब हैं वो ये कहते हैं कि पंजाब की वजीर आला की उम्मीदवार जो है वो मरियम नवाज है। और जैसे नासिर बेग चुगताई ने कहा कि वो सूबाई का इलेक्शन भी लड़ रही है, कौमी का भी नहीं है। इसलिए जब वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर लीड कर रही हैं तो तौर पर शहबाज को काफी रिजर्वेशंस तो होंगी इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, तो उनको सूबाई सत्ता से निकालकर कौमी असम्बली तक महदूद कर दिया गया है। और फिर जो उनके करीब पाए जाने वाले लोग हैं उनके मुकाबले में वो लोग ज्यादा नवाजे गए हैं जो मरियम नवाज के बहुत ज्यादा करीब पाए जाते हैं। ये कहा भी तो ये जाता है ना कि मरियम नवाज क्राउड पुलर हैं, इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं। अच्छा सलमान साहब, एक और अहम मामला, उस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर जिसमें देखा जा सकता है कि नून लीग के उम्मीदवार बासित सुल्तान हामियों से कुरान पाक पर हल्फ ले रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हल्फ दीजिए, आप मुझे ही वोट देंगे। किस किस्म के ये स्टंट्स हैं और ये क्या चीज है, कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन? पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ इस तरह के वाकयात अक्सर औकात जो है ना इंतखाबी मुहिम में देखने पड़ते हैं, जहां उम्मीदवार को ये यकीन कि ये लोग हमें वोट देंगे, तो वो मुख्तलिफ तौर तरीके इख्तियार करते हैं जिससे इस बात को इंश्योर किया जा सके कि उनको वोट डाला जाएगा, जिसमें कुरान वाली बात भी कोई पहली दफा नहीं हो रही, इससे पहले भी हमने देखी है। अब मसला ये है कि इसमें तो अगर ये वीडियो वाकई जेन्युइन है और बिल्कुल ठीक है तो फिर इलेक्शन कमीशन को इसको नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की कार्रवाई जो है वो सूट नहीं करती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर कि आप एक मुकद्दस किताब को बुनियाद बनाकर लोगों से वफादारियों के सर्टिफिकेट लें। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन आपको पता है कितना मजबूत है, ना ये हिंदुस्तान की तरह का स्ट्रांग है ना किसी और मुल्क की तरह का स्ट्रांग है। ये तो बेचारा जो इलेक्शन कमीशन के जो तयशुदा असूल होते हैं, जो कायदो ज़ाबित बने होते हैं जिसमें इतने अखराजात इतने खर्च इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, या जो कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन जारी करता है, ये तो बेचारा उस पर भी अमल दरामद नहीं कर सकता। आप देख लीजिए ना इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर, मैंने आपको बताया कि आईजी इस्लामाबाद और वो जो आहत चीमा साहब के मामले में निगरान हुकूमत डट गई है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है ये देख लेंगे। इस किस्म की बेबसी तो हमें इलेक्शन कमीशन के मामलात में नजर आती है ना। और मैंने आपको कहा है कि जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है या डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कमिश्नर
है या वफाकी सतह पे जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अक्सर इंतखाबात की ये बात कहते हैं कि हमें जितनी खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए थी, जितने इख्तियारात मिलने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिलते, और जो मिलते बिल्कुल ऐसे फैसले करते हैं इजहार किया जाता है उनकी जानिब से। ठीक है सलमान साहब, आपका पॉइंट आ गया। रजी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी रजी साहब। देखिए, मैं इसमें एक बात कह दूं, पिछले दिनों कुछ PML के अंदर से लोगों ने एक नुमाइंदे को मरियम नवाज शरीफ की तरफ भेजा और उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि आप हमजा को जो है वो थोड़ी सी लिफ्ट करा दें, अहमियत दिया करें। तो उन्होंने कहा कि उनके लिए पूरी पार्टी हाजिर है, क्या लिफ्ट हो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उनसे कंसल्ट कर लिया करें। तो मरियम नवाज शरीफ का जो जवाब जो हम तक पहुंचा है जराए के हवाले से, वो ये था कि हाँ, उनका वही किरदार है जो चचा का अब्बा के साथ था। यानी जो शहबाज शरीफ साहब का किरदार सियासत के अंदर नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में रहा है, मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि मेरी मौजूदगी के अंदर हमजा का वही सियासी किरदार रहेगा। अब शहबाज शरीफ साहब का क्या किरदार रहा है और किस तरह वो भाई के सामने अटेंशन खड़े होते हैं, इसके बारे में मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो एक तो बात जो है वो ये है। दूसरी बात, कल हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था कि परवेज खट्टक ने दावा किया है कि उनको बल्ले की ऑफर की गई थी। आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर ठोक के एक क्लैरिफिकेशन जारी की है, खबर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरदीद मुस्तरद कर कर दी दिया। गई। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ और जिन्होंने किया वो उनका नाम बताएं जिन्होंने उनको ये ऑफर की। बिल्कुल ऐसा ही। अब सवाल है ना कि अगर उन्होंने ये कहा है तो फिर उनसे ये पूछना बनता है परवेज खट्टक से कि फिर वो आपको पेशकश किसने की है। बहरहाल अभी वक्त तो एक ब्रेक का, वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं इलेक्शन को मुतनाज़ करने के लिए, क्या मामला ये, इस पर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। मगर अभी वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। एक जानिब तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब सी बेबुनियाद सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें जिनको देखते हुए ये लग रहा है कि इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि ये कोशिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। नासिर साहब क्या कहेंगे आप, कौन कर रहा है ये कोशिश और इसके पीछे के क्या मकासद है? कोई भी कर सकता है कोशिश। सोशल मीडिया एक हाइड पार्क भी नहीं है, वो हाइड पार्क सुपर हाइड पार्क, एक सुपर हाइड पार्क है। आप जिसको चाहें गाली दें, जिसको चाहें बुरा भला कहें, जो चाहें खबर लगा दें आप, उसकी तरदीद होती रहे, हुकूमत दौड़ती रहे, सियासी पार्टियां भागती रहे, इलेक्शन कमीशन चीखता रहे, घोड़ा जिसे कोई नहीं पकड़ सकता। अपना काम कोई नहीं रुक सकता उसको। कोई आपको बाज़ औक़ात तो IP एड्रेस नहीं मिल पाते। कल जो रिपोर्ट पेश हुई है अदालत में, वो यही तो हुई ना कि हमें सोर्स नहीं मिलता इसका, जिसने फॉरवर्ड किया वो तो मिल जाएगा हमको, आई कहाँ से वो नहीं मिल पाता। कभी कनाडा से, कभी अमेरिका से, कभी हिंदुस्तान से। और ये इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना ही नहीं, पाकिस्तान के मुतनाज़ा बनाते हैं लोग, कायद-ए-आज़म को मुतनाज़ा बना देते हैं लोग। तो यहाँ तो सूरत हाल ये है और इसका कोई हल फिलहाल नहीं है। जब तक हमारा माइंड सेट, हमारी ग्रोथ, हमारी ज़हनी तरक्की, ज़हनी इर्तिक़ा बेहतर नहीं होगी। हमने देखिए, हमने VCR का गलत इस्तेमाल किया, हमने TV का गलत इस्तेमाल किया, हमने USB का गलत इस्तेमाल किया, अब हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है हमारे मुल्क के अंदर। और हिंदुस्तान में अगर देखें आप, बाहर देखें, तो लोग अपने एजेंडे पे काम करते हैं। यहाँ एजेंडा भी कुछ नहीं है, यहाँ एजेंडा सिर्फ खलफशार इंतशार फैलाना है। तो मेरा ख्याल ये है कि मेरे नज़दीक मैं तो खैर दिखता भी नहीं उन चीज़ों को, क्योंकि मुझे पता होता है खबर कहाँ है, कि किस तरह है, कहाँ से मिलेगी। बाकी वक्त गुजारने के लिए अच्छा है, देख लिया करें, इग्नोर कर दिया करें। ठीक है, बेहतर ये कि इग्नोर कर दिया करें। आदिल साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कराची का मैदान क्यों छोड़ दिया? बिलावल, आसफा और जरदारी साहब खुद भी कराची से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी का उस तरह से वोट बैंक तो नहीं था। वो एक वैसे तो नासिर बेग चुगताई साहब भी ज़्यादा बेहतर कराची के हालात पर रोशनी डाल सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी शायद उस तरह से परफॉर्म कराची में नहीं कर पाई। हमेशा से ही ऐसा ही है। वो सिर्फ एक जो है वो जगह लियारी का इलाका, शायद वहाँ से पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में जो है वो जीतती रही है। तो
अभी तो देखें वो क्या कर सकते हैं वहाँ पर IMQM क्या कर सकती है। मुस्लिम लीग नून का तो वोट बैंक वहाँ पे है ही नहीं। जमात इस्लामी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो किसको वहाँ पर सपोर्ट करती है, किसके साथ चलती है, तो उसके बाद को पता चलेगा। पीपल्स पार्टी इंटीरियर के अंदर बहुत मजबूत है, बाकी कराची के अंदर शायद उसकी एक आध सीट ही होती है, लेकिन वो चूंकि मेयर उनका है और मेयर के उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में काफ़ी वोट भी लिया है, तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर पाएगी इलेक्शन के अंदर। और दूसरा ये जो फेक न्यूज़ वाला मामला है, बेबुनियाद खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है इलेक्शन को मुतनाज़ करने के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया तो मादर पिदर इजाद है जी। वो तो एक ऐसा जिसे आप दूसरे लफ्जों में प्रोपेगेंडा सेल कह सकते हैं। और माजी करीब में हमने देखा कि उसको 5th जनरेशन वार का जिन्होंने नाम दिया था, बाद में वो 5th जनरेशन वार जो है उन्हीं के गले पड़ गई। और जिन लोगों ने ये सारा किया, और इसमें भी कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है इस सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, वो तहरीक इंसाफ और करती है, और बड़े मौसर अंदाज में करती है। और एक जैसे कहा जाता था कि एक टाइम आएगा कि हर झूठ जो है वो सच लगने लगेगा, तो सोशल मीडिया में अब ऐसी ही सूरत हाल है कि हर झूठ जो है वो सच की तरह लगता है। लेकिन अब ये तो देखने वाले को अंदाजा करना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। और फिर दूसरा ये कि साइबर क्राइम वाले कहाँ पर हैं, वो क्यों कोई एक्शन नहीं लेते? क्योंकि देखिए ना, अब अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं, माहौल बन रहा है, तो फिर बजाय इसके कि उसको अच्छे तरीके से होने दिया जाए, उसको मुतनाज़ बनाने के लिए अजीबोगरीब खबरें फैलाई जा रही हैं। अभी तो इलेक्शन वाले दिन इससे ज्यादा खबरें फैलाई जाएंगी। जाली वोटिंग की जो पुरानी वीडियोस हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, लगेगा जैसे इस वक्त धांधली हो रही है, और कोई पता नहीं है। उसमें बहुत सारे इदारों को ब्लेम करने के लिए इस किस्म की जाली वीडियोस भी अभी से बहुत सारे जो प्रोपेगेंडा सेल हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। जो 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होता है तो उस दिन आप देखिएगा कि जो तूफान जो जाली वीडियोस का आएगा, और उसके नतीजे में जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशी होगी, जिस तरह से इदारों की इज्जत को उछाला जाएगा, तो वो आने वाले 8 फरवरी के दिन को इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल होगी। और दूसरा ये है कि ये इतना बड़ा है कि आप VPN इस्तेमाल करें, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ से बैठ के कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो ये इतनी वसी फील्ड है, ये तो अब किसी के कंट्रोल में नहीं रही। ये एक जिसे कहते हैं वबाल है, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क के लिए या तरक्की पजीर मुल्कों में तो इसकी बहुत ज़रूरत है। आप तरक्की याफ्ता मुल्कों में चले जाएं, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म तरीके से जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन इस तरह का नहीं होता। यहाँ पर तो बिल्कुल जो है वो सिनेरियो और है, यहाँ पर इसकी बुनियाद पर घोड़ा है जिसे रोका नहीं जा सकता। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे, कौन से ऐसे अनासिर हैं जो इस सब के पीछे हैं, इन बेबुनियाद खबरों के पीछे? और हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से, नैब के हवाले से भी बहुत सारी खबरें फैलाई गई, लेकिन अब बाद में इलेक्शन कमीशन ने अब उनकी तरदीद भी कर दी है। देखिए, मुझे लगता है कि हम बाज़ मामलात में सारा सोशल मीडिया पे ब्लेम तो देते हैं। ये जो अभी कमरुज़्ज़मा कायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में और कहा कि पूरी पंजाब की जो इस वक्त निगरान हुकूमत और इंतजामिया है वो मुस्लिम लीग नून को सहूलतकारी कर रही है और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को जो है ना वो खराब किया जा रहा है। उसके बाद जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब बात करते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, हमें पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। चले PTI तो रोना रोती होती है। अभी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जो जाहिद खान है ANP के, उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोया है। अब देखिए, मसला ये है कि ये महज सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है। इसी तरह से वो जो 3 रुकनी बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि पिछले 2 इंतखाबात उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन के किरदार बड़ी सख्त तनकीद की है और कहा है कि जो पूरी दुनिया देख रही है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठा हुआ है। इलेक्शन प्रोसेस को मुतनाजा सिर्फ सोशल मीडिया ने नहीं बनाया, खुद हमारे इदारे भी तो मुतनाजा बना रहे हैं ना। जिस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं, जिस किस्म का इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है, और ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा, ये तो हमेशा से हर इलेक्शन के अंदर अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार, निगरान हुकूमतों का किरदार, हमारे यहाँ तो ये निगरान हुकूमत तजर्बा ही नाकाम हो चुका है। ये तजर्बा ही बिल्कुल सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना अदम शफाफियत पैदा करता है, जो हम निगरान हुकूमतों के जरिए
इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें पता है कि वो कितना खुद मुख्तार है, कितना आजाद है, कितने ज्यादा फैसले कर सकता है, किसकी हमायत में खड़ा होता है, किसकी मुखालफत में खड़ा होता है, कहां से उसको इशारे मिलते हैं। तो इलेक्शन का प्रोसेस कोई पहली दफा मुतनाज़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की पूरी तारीख है, 70 से लेके 2018 के इंतखाबात को आप उठा के देखें, आपको हर शक्ल में इंतखाबात का मुतनाज़ा प्रोसेस जो है वो नजर आता है, क्योंकि हम खुद मुख्तार इदारे और शफाफ इदारे कायम नहीं कर सके। और दूसरी, अब हम रज़ी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रज़ी साहब, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में ये बात की थी कि ये जो लोग हैं जो मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरें फैलाते हैं, इनका फार्मूला दोपहर तक ही जो है ना वो सामने आ जाता है, तो ये कौन लोग हैं आपके नज़र में? और फिर दूसरी बात, जैसे सलमान आबिद साहब ने कहा कि ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक लोग नहीं है या सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि इसमें हमारे इदारे भी कहीं ना कहीं जो हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, मैं अदारों वाले रवैये से, मैं अदारों वाली बात से तो एग्री नहीं करता, लेकिन ये जरूर है कि ये वाले जो मॉन्स्टर्स हैं ये अदारों ने ही तख्लीक किए हैं किसी न किसी सूरत के अंदर। क्योंकि हमने इस प्रोग्राम के अंदर उनका नाम लेके उनकी रिहाई के लिए बात की थी, तो आज मैं उनका नाम जो है वो दूसरी हवाले से भी लेना चाहूंगा। इमरान रियाज खान साहब सुबह उठते हैं और रोजाना वो झूठी पोस्ट जो है वो ट्वीट करते हैं, और जब तक के उस ट्वीट को डिनाई किया जाए वो लाखों लोग देख चुके होते हैं, उस पर ईमान ला चुके होते हैं, उस पर यकीन कर चुके होते हैं, फिर वो उसे माफी मांगे बगैर डिलीट कर देते हैं, और ये वर्स्ट फॉर्म है। अब इमरान रियाज खान साहब की बाहर हमदर्दियां किनके साथ हैं, इसके लिए मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, देखिए ये सोशल मीडिया अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इलेक्शन रिग करने के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और CIA को 3-3.5 साल लगे और हजारों लोगों के उन्होंने इंटरव्यूज किए, और फिर भी उन्होंने वो सारी जिम्मेदारी रूस के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर फेंक के अपना दामन बचा लिया कि अगर हमने अपने मुल्क के अंदर ये सारी एक्सरसाइज कंटिन्यू की तो यहाँ पे फैब्रिक्स उधर जाएगा। तो उन्होंने सीधे स्वभाव रूस पे इल्जाम लगाया, जिस तरह हम भारत पे इल्जाम लगा देते हैं हर चीज का, और भारत में बैठे हुए लोग हम पे लगा देते हैं, और यूं बात टाइम फिश हो गई। इसलिए ये एक साइंस है, एक लॉगरिथम है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसके जरिए सर्टेन माइंडसेट बनाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया को देख के मेरा उस बात के ऊपर यकीन हो गया और ईमान एक दफा फिर ताजा हो गया कि जब दज्जाल आएगा और वो झूठ बोलेगा, लोग उसके झूठ के ऊपर जूक दर जूक ईमान ले आएंगे। तो मैं परेशान होता था कि कैसे ईमान लाएंगे। वो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर जो झूठ की एक्सरसाइज हो रही है, जो झूठ की मंडी सजती है रोजाना, और जो झूठ का कारोबार होता है, मुझे ये देख के यकीन हो गया। ठीक है, गलत खबरें फैलाने वाले तो फैला देते हैं, लेकिन अब मानने वालों को सोचना चाहिए और पहले उसको देख लेना चाहिए खबर, और फिर उस पर यकीन करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए।